अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और हफ्ते भर की खास खबरों पर जनाब इफ्तिखार अहमद का हम आज तज्जिया लेते हैं। एजेंडा काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ निकाले हैं, लेकिन सबसे पहले इफ्तिखार साहब हम बात करेंगे लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। ताहिरुल कादरी साहब ने 23 जून की डेट दे दी है। साथ उन्होंने मुतालबा किया है कि आर्मी जो है वो एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाले, उनको सिक्योरिटी दे। इतने अहम वो हैं हमारे पॉलिटिकल सेटअप के लिए कि आर्मी ये करे। हमारे यहाँ रमज़ान में आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं काजी साहब। इत्तिकाफ़ की एक महफ़िल है, उसमें वो ख़िताब फरमाते हैं, वो उसके लिए आ रहे हैं। साथ कुछ सियासी मामला पे भी वो बात कर रहे हैं, ज़रूर करें, उनका हक़ है। अब उनका ये कहना है कि फ़ौज के हवाले कर दिया जाए एयरपोर्ट। तो हमारे यहाँ असम्बली के अंदर इस हवाले से जो महमूद अचकज़ी ने कहा है वो काबिल तवज्जो है। उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ की जगह वज़ीर-ए-आज़म होते तो ताहिरुल कादरी को गिरफ्तार करके इन्हें वापस कनाडा भिजवा देते। और बड़ी बात की उन्होंने, इस पर बहुत शोर मचेगा और जब हम बात करेंगे तो और शोर मचेगा। और काजी साहब के चाहने वाले तो हमें माफ़ी नहीं करेंगे कि आप क्या फजूल बात कर रहे हैं, आपको तो अकल ही नहीं है बात करने की, आप तो उनकी हैसियत को नहीं जानते। बात किसी की हैसियत को जानने की नहीं है, बात एक असूल की है। अगर मैं आने से पहले इस बात की तजवीज़ दूँ अफवाज पाकिस्तान को कि मेरे आने के लिए आप एयरपोर्ट को टेक ओवर कर लें, अब मैं ताहिरुल कादरी भी हो सकता हूँ, इमरान खान भी हो सकता हूँ, नवाज शरीफ भी हो सकता हूँ, शुजात भी हो सकता हूँ। किसी को ये हक़ नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान को दावत दे कि वो आके एक सिस्टम के अंदर एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश करे और उनके इस्तकबाल के लिए पूरे के पूरे एयरपोर्ट को टेक ओवर कर ले। जब ऐसी बात होती है ना, तो महमूद अचकज़ी जैसे लोग जो कहते हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि किसी को भी फौज को बुलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती कॉन्स्टिट्यूशनली। तो ताहिरुल साहब प्लीज आइए, जरूर आइए, आपका मुल्क है, जैसा चाहते हैं करें, लेकिन फौज को इन्वॉल्व मत करें, बस कर दें, अफवाज पाकिस्तान को अपना काम करने दें, उनको मत घसीटें अपनी सियासत में। सियासत और चीज़ है, अफवाज और चीज़। तब तक आपका ख्याल है मोमेंटम बन जाएगा? काफ लीग भी मुज़ाकरात लोगों के साथ मुशावरत कर रही है, वो शेख रशीद साहब के साथ, कभी किसी पार्टी के साथ। ये कोई बहुत बड़ी तहरीक क्या किस लिए कर रहे हैं? अपोजिशन के लिए, हुकूमत से नाखुश हैं, वो चाह रहे हैं कि अपनी जगह उनकी जगह नया तो अपनी अपनी सियासी जमातों में बैठे हैं, तजावीज़ पेश करें। अगर हुकूमत गलत काम कर रही है जो भी, उसकी निशानदी करें और फिर मुतबादिल चीज़ पेश करें कि अगर ये हुकूमत में होते तो इस मामले को कैसे संभालते। ये तरीक़ाकार तो दुरुस्त है, लेकिन आके जलसे करना, सड़कों को ब्लॉक कर देना, लोगों को सड़कों पर ले आना और उनका एतमाद ख़त्म कर देना जमहूरी अमल से, ये ज़्यादती है। लेकिन ये जमहूरियत ही आपको देती है ना, हक देती है कि आप सड़कों पे लोग आपको मुस्तरद कर दें। जमहूरियत आपको हक देती है कि लोगों को सड़कों पर ला के हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करें। बड़े मज़े की बात है कि हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद न होने के बराबर है। ज़ात के ख़िलाफ़ बात हो रही है, एक जमात के इक़्तिदार के ख़िलाफ़ बात हो रही है, उसकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात नहीं हो रही। उसकी फॉरेन पॉलिसी कोई ज़ेर बहस नहीं ला रहा, उसकी जो पॉलिसी है तवानाई की कोई ज़ेर बहस नहीं ला रहा, उसकी तालीमी पॉलिसी कोई ज़ेर बहस नहीं ला रहा, उसकी हेल्थ पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई ज़ेर बहस ला के उसकी खामी और कोताही की निशानदेही नहीं कर रहा। कोई अपने जलसों में ये नहीं बता रहा कि गुर्बत कैसे ख़त्म की जा सकती है। क्या गुर्बत को ख़त्म करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा काम करना है या दूसरे सेक्टर्स पर ज़्यादा काम? ऐसी बात नहीं करते। नाम ले लेके एक दूसरे को बुरा कहते हैं, एक दूसरे का तमस्खर उड़ाते हैं और यही अपने कारकुनों को वो सिखा रहे हैं। ये मुनासिब नहीं है। जमहूरी रवायात की आड़ में अपना हक इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आप जमहूरी सिस्टम को सबताज कर दें और मुल्क में अनारकी फैला दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हिसाब से काम खबर है, परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त, 15 दिन की अपील का गवर्नमेंट को हक दिया गया है। आपका क्या ख्याल है, परवेज मुशर्रफ साहब चले जाएंगे हुकूमत या कुछ करेगी अपील? मैं डेमोक्रेट हूँ, मुझे बिल्कुल परवेज मुशर्रफ पसंद नहीं। बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरवेंशन थी, जमहूरियत को नुकसान हुआ, मुल्क की हालात यहाँ तक आ गए। फ़ौज का एक नुमाइंदा एक अदालत में पेश हो गया, सुपरमेसी जो थी सिविल ने दिखा दी। अभी इतना ही काफ़ी है, अभी सिविलियन इतने तगड़े नहीं हुए, अभी इतनी मजबूत रियासत नहीं हुई कि वो इसके अंदर जाके कोई और एडवेंचरिज्म करे। मैं एडवेंचरिज्म के ख़िलाफ़ हूँ, मैं मुशर्रफ के भी ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं एडवेंचरिज्म के भी ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मामलात सीधे चलें, आगे को जाएं, हम माजी को भूल के मुस्तकबिल में देखें। लेकिन इफ्तिखार साहब, मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर देने के ताने भी तो पिछली हुकूमत को इन्होंने दिए थे ना। अगर अब ये खुद उनको जाने देंगे तो कितना ज़्यादा फैसला कर रही है।
अब अदालतों अगर को अपील ना की तो फिर तो आप देखिए ये आप में बड़े मजे की बात है, हम एंकर सियासतदान भी बन गए हैं, माहिर माशियात भी हम हैं, मैं क्या क्या नाम लूँ, किस किस चीज़ के माहिर हैं, हर चीज़ पे हम अपील देते हैं। पर जिस किसी को अपील कर रही होगी कर लेगा, नहीं कर रही होगी तो वो आपसे बेहतर जानता होगा कि उसने अपील क्यों नहीं की। मैं तो एक फैसला हुआ है अदालती, मैं उसकी हमायत करता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब मुशर्रफ को जाने दिया जाए। जब मुशर्रफ ये कह रहा है कि मैं आ जाऊँगा पेश होने के लिए, तो मौका तो दो उसको यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन का इजलास हुआ था, इत्तेफाक हुआ है कुछ पॉइंट्स पे। खुर्शीद शाह साहब की जो तजवीज़ है कि 4 साल मुद्दत कर दी जाए असेंबली की, अवाम में भी अब इतना पेशेंस नहीं है कि 5 साल हुकूमत को 4 साल करोगी, 10 साल के बाद यहाँ पे कोई और बैठा होगा एंकर तुम्हारी जगह मेरी जगह, वो कहेगा 3 साल कर दो, फिर उसके 10 साल बाद कोई और कहेगा 2 साल कर दो, और फिर एक दिन कहा जाएगा जमहूरियत को पैग ही कर दो। ऐसा नहीं है। ठीक है, अमेरिका में लेकिन अमेरिका में है, लेकिन हिंदुस्तान में तो नहीं है। देखो नहीं, अगर आप अमेरिका की मिसाल देते हो तो हिंदुस्तान की भी मिसाल हमारे सामने। बात यह है कि अगर सियासतदान काम करें, लोगों को इंसाफ दें, तो ये सवाल नहीं पैदा होगा। सियासी जमातें उनके मसाइल के हल के लिए सड़क पर नहीं आ रही, बल्कि अपने इक़्तिदार को लेने के लिए आ रही हैं, अपने इक़्तिदार में पहुंचने की ख्वाहिश पर अमल करने के लिए आ रही हैं, अवाम के लिए नहीं आ रही। मुझे बताओ, अवाम को कोई एजेंडा दिया किसी ने? अभी तक मेरे सामने तो किसी जलसे में मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि इफ्तिखार साहब आपकी शहर की पार्किंग के जो निज़ाम है हम बेहतर ऐसे करेंगे। किसी ने मुझे नहीं बताया कि इफ्तिखार साहब जो भूखे बच्चे सड़कों में फिरते हैं हम उनको आके इस तरीके से भूख से उनका छुटकारा जाए। मुझे तो किसी ने नहीं बताया। इतनी तकरीरें मैं भी सुनता हूँ, आपने सुनी है वो तकरीर ऐसी? तो फिर ये है असल मसला। चलिए इफ्तिखार साहब, यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अवामी मसाइल पर बात करेंगे। शिया ज़ायरीन जैसे उन्होंने कहा इंसाफ के मुंतज़िर हैं, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। इफ्तिखार साहब, जब कराची एयरपोर्ट पर हमला हो रहा था तो एक बहुत बड़ी खबर जो नज़रअंदाज हुई मीडिया की जानिब से वो थी तफ्तान में शिया ज़ायरीन पर हमला। बार बार निशाना बनाया जाता है और वज़ीर दाखिला कहते हैं कि वो अपना हवाई जहाज़ से जाने का बंदोबस्त कर ले। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ जो आपको भी बुरा न लगे, सुनने वालों को भी बुरा लगे और चौधरी साहब को भी बुरा न लगे? बस वही लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मुझे अफसोस है। फिर कहेंगे कि इंतहा पसंदाना रवैया इस एंकर का है। रियासत क्या कर रही है? ये मशवरा दे रही है कि आप सड़क पर से मत गुजरें क्योंकि हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। लोगों को ये मशवरा देना, जागते रहना, अपना ख्याल खुद करना। भाई पे टैक्स किसकी जगह ले रहे हो? तो फिर ये जो अल्ले तल्ले हैं हमारे पैसों से, ये छोड़ दो। ये शर्मनाक है। और उस होटल पे हमला हुआ, रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किए गए, होटल गिर गया, ज़ायरीन उसके नीचे दफन हो गए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ज़ायरीन को सहूलत दी जाएगी, फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। भाई रियासत इतना पैसा अपने आप पर खर्चती है, अगर आप इन ज़ायरीन के लिए पैसा खर्च दें, अगर इनके टिकट को सस्ता कर दें, अगर आप सड़क पर उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, आप अगर उनको किसी शहर में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अगर कुछ पैसे लगते हैं और उन ज़ायरीन को बचाया जा सकता है तो कोशिश करो। फिर कहोगे कि उन लोगों ने आपकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया उकसा के। जब आप ऐसे मौके फराहम करते हो अपने मुखालफिन को तो ये साबित करते हो ना कि आपके से गवर्नेंस नहीं हो रही। और जब गवर्नेंस नहीं होगी तो फिर वो तमाम कुव्वतें अंदर आएंगी जो सिस्टम को उखाड़ के बाहर फेंकना चाहती हैं। वो इसको अपने लिए एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करेंगी। वो कहेंगे ये हुकूमत नाकाम हो गई थी। तो चौधरी साहब गौर कीजिए। इफ्तिखार साहब, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा टीवी पे, एक बाप अपने बेटे की लाश लेके बैठा था लेकिन उसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। इतने गम में, इतने दुख में। मरिए, हमारा मुल्क, हम यहाँ पैदा हुए थे, हमने यहीं मरना है, हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें यहीं पे हैं। बहुत कम लोग होंगे, 1% ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान से बाहर के सोच रहे होंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि 1980 के बाद पाकिस्तानियत इतनी बुरी तरह मजरूह हुई है
कि आप पाकिस्तान का नाम बहुत कम सुनते हो। तकरीबात ख़त्म हो गई हैं, जो नेशनल तकरीबात थी वो भी हमने ख़त्म कर दी हैं। हम इलाकायत में तकसीम हो गए, सूबायत में तकसीम हो गए, ज़बानों पर तकसीम हो गए, और अब तो हम मुख्तलिफ़ फ़िक़ों पर तकसीम होकर यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे उम्मीद है कि शायद अजीब किस्म की उम्मीद है, ये ऐसी उम्मीद जो शायद से मुंसलिक है। क्या अहमकाना रवैया मेरा कि मैं उम्मीद भी करता हूँ और शायद भी कहता हूँ। होपलेस रोमांटिक है, मैं भी आई एम होपलेस रोमांटिक। लेकिन ये है कि देखिए और दुनिया में क्या हो रहा है, ये वाक़यात इतने ख़राब हो रहे हैं। देखो इराक को देखो, मीडिया ने रिपोर्ट ही नहीं की खबर। अंजाम कार आप क्या चाहते हो, इराक बन जाए? अगर आप इस तरह आज एक ज़ायरीन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, फिर दूसरे ज़ायरीन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर वही होगा ना जो इराक में हुआ है और हो रहा है। यानी इराक में एक कुव्वत जारी है बगदाद के ऊपर और करबला के ऊपर कब्जा करने के लिए। एक कुव्वत है जो कुर्दों की है, उन्होंने तमाम जो तेल का इलाका है उस पर कब्जा कर लिया है, और रियासत जो है वो डिक्टेट कर गई है। रियासत की जो फौज थी वो उनमें से कोई ए धड़े के साथ मिल गई है, कोई बी धड़े के साथ मिल गई है, पूरी रियासत तमाशा बन गई है। और फिर ओबामा को मौका मिल रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम कमज़ोर होते हैं तो दूसरे लोग आते हैं। ओबामा ने कहा जी कि हम मुदाखलत करेंगे, क्योंकि दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं उनमें बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है, और दुनिया के जो सारी की सारी इकोनॉमी है तेल के गिर्द घूमती है। जैसे ही अपना कीमत 105 से 112 पहुंची है, एक कुरान बपा हो गया अमेरिका के अंदर कि देखो ओबामा ये क्या हो रहा है। ओबामा पर दबाव बढ़ गया और ओबामा ने कहा कि इराक के सिलसिले में तमाम ऑप्शन पर गौर हो रहा है, मुमकिन है वो फौज भी भेजें। तो ये छोटे छोटे वाक़यात हैं, जब रियासत कमज़ोर होती है तो ये वाक़यात बढ़ जाते हैं, उन लोगों का हौसला बढ़ जाता है, उनकी तादाद बढ़ जाती है, फिर वो गैंग्स बना लेते हैं। कोई किसी चीज़ के नाम का गैंग बनाएगा, कोई किसी चीज़ के नाम का बनाएगा, फिर वो एक आपस में बाहम तसादम करेंगे। जब तसादम करेंगे तो अनारकी उससे जन्म लेगी। तो ये अनारकी आप नहीं किसी को यकीन आ रहा है तो इराक में देख लिया क्या हो रहा है वहाँ पर। चलें इफ्तिखार साहब आगे बढ़ते हैं, कुछ अंदरूनी इश्यूज की बात करते हैं। पंजाब में पीटर इंजन पर पाबंदी लगा दी गई। तो हमारी अपनी पैदावार है ना, पीटर इंजन हमारा अपना डिजाइन है, लोकल, किसी से प्रूव नहीं करवाया, वो लगा दिए पीछे एक डब्बा और सड़कों पे रवा दवा। भाई मैं पहले एक बात बताऊं, पीटर इंजन पे तो पाबंदी लगी। पीटर इंजन तो हमारे काश्तकारों के लिए बड़ा अहम है। हम पीटर इंजन लगाते हैं और पानी निकालते हैं, अपने खेतों को देते हैं, फसलों को। अब तक तो अब हम धान लगा रहे हैं, जो मूंजी जिसको कहते हैं, जिसको चावल कहते हो, उसमें तो बहुत पानी की जरूरत होती है। तो पीटर इंजन को एक जगह से उठा के ले जाते हैं, पानी निकाल के फिर उसको दूसरे जाके बोर पे रख के पानी निकालते हैं। पीटर इंजन एक अच्छी चीज़ है। अब पीटर इंजन को इस्तेमाल किया जा रहा था, पुराने ढांचे में पीटर इंजन रखा, उसको गाड़ी बना ली और उसको सवारी के तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 40-40, 50-50 लोग उस पीटर इंजन पर चलने वाली गाड़ी में बैठे हैं और ट्रैफिक वाले देख रहे हैं, रियासत देख रही है। वो आपके करीब से गुजर के चले जाते हैं, रियासत कहती है हमारा काम नहीं, इनको पूछें। शायद रियासत को एकदम ख्याल आ गया, ओहो ये क्या हो गया, पीटर इंजन आ गया। हुआ ये पीटर इंजन देहातों में चल रहे थे, जो शहर और देहातों के दरमियान सड़कें होती है ना, उन पे ये चल रहे थे। मेरा ख्याल है ये शहर में कहीं आ गए हैं, किसी को बुरे लग गए और किसी को बुरे लगे, आवाज़ बुरी लगी होगी, पिट 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 कर रहे आ गए होंगे। उन्होंने कहा अब ये क्या, उन्होंने कहा जनाब बात ये है, जल्लो पारे के नज़दीक बहुत आते हैं, फैसलाबाद में आ गए हैं, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, ये शहरों में जब आने शुरू हुए तो इनको एहसास हुआ हाँ ये क्या हुआ। अब रियासत तो ख़राब हो रही है, अब रियासत यहाँ पे अपने अख्तियार को इस्तेमाल करेगी। लुक, रियासत को उस वक्त अख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए था जब ये शहरों से देहातों के सड़कों पे चल रहे थे। ये एसीज को भी पता था, वहाँ के हुकाम को भी पता था। चले देर आए दुरुस्त आए, कर रहे पकड़े, इनको बंद करें। इनको चलाना तो मजाक है। हाँ आप इनको रख सकते हो जैब घर के अंदर कि किसी ज़माने में हम इतने अच्छे हो गए थे, माहिर हो गए थे, कंप्यूटर इंजन पर बसें चलाने लग गए। ठीक है इफ्तिखार साहब, एक अच्छा इकदाम जिसे कहेंगे, मनसूबाबंदी की जा रही फैक्ट्रीज को शहर से बाहर मुंतकिल करने की। जो फजला होता है उनका काफ़ी नुकसानदेह होता है, लेकिन ये भी इंश्योर किया जाए कि जहाँ ये लगाई जाएंगी वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनकी सेहत पर इससे असर न पड़े। हमारी ये फैक्ट्रियाँ एक रात में लग गई थी, एक दिन में लग गई थी। मुसलसल अमल है फैक्ट्री लगने का। किसी ने तो पैसे खाए होंगे ना। उस इंस्पेक्टर ने जिसकी ड्यूटी थी वहाँ पे नक्शा देखने की, उस ऑफिसर की जिसको जाना था एनवायरनमेंट की तरफ से, किसी उस फैक्ट्री की जो होते हैं इंस्पेक्टर, उनको आगे देखना था, उनको रिपोर्ट करनी थी। चले जैसे मैंने भी एक लम्हा पहले कहा देर आए दुरुस्त आए, चलें फिर देर आए दुरुस्त आए। अब सुना है कि 267 की फैक्ट्रीज ऐसी आइडेंटिफाई हो गई हैं जो इस किस्म का
काम कर रही हैं। शहर की आबादी के अंदर फैक्ट्री वैसी गलत है, उसका जो धुआं निकलता है और जो लोग उस आबादी में रहते हैं और जो वहाँ पे सोते हैं, जो सांस लेते हैं, कैंसर जैसे वो उनका क्या कसूर है? और रियासत का काम था कि उस आवाम को बचाना। रियासत जब नाकाम होती है तो नुकसान आवाम को होता है। अब अजीब चीज़ है, मैं कह रहा हूँ रियासत नाकाम, तो फिर अगर रियासत नाकाम होगी है तो फिर ये चीज़ चल कैसे रही है? एक पेंडुलम आपने कभी देखा है? हमारे घरों में पुराने ज़माने में घड़ियाँ लगी होती थी, उसके जो पेंडुलम होता था, वो बात करता अगर चाबी ना भी दो वो अपने रिदम में चल रहा था, फिर वो एक दिन खड़ा हो जाता है। रियासत फिलहाल अपने रिदम में चल तो रही है, लेकिन जो इसके रवैया है ना, ये एक दिन खड़ी हो जाएगी ऐसे ठक करके। और तो मैं मुझे पता लगेगा जैसा रूस में हुआ कि एक रोज़ रूस की रियासतों को पता लगा वो आज़ाद हो गई हैं। रूस की जो रियासतें थी ना दूर दराज, उनको तो कुछ अर्सा एहसास ही नहीं हुआ वो मॉस्को की जो हुकूमत ख़त्म हो गई है। तो खुदा ना करे वो वाक़या पाकिस्तान में हो जाए। ठीक है, इफ्तिखार से हम एक ब्रेक लेंगे। लाहौर की करप पटवारियों के पास से क्या क्या निकला है वो देख के मैं खुद शॉक हुई हूँ, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। इफ्तिखार साहब, लाहौर के करप पटवारियों की लिस्ट तैयार की गई है और उनके जो असासाजात है ज़रा उनकी आप सुने तफसील। 40 से ज़्यादा घर तो एक पटवारी के, तो फिर अपने बच्चों को पटवारी बनाया जाए, मतलब डॉक्टर इंजीनियर क्यों बना रहे? क्यों पीछे पड़ गई हो? हमारे गरीब लोग हैं, तुम्हें क्या कह रहे हैं? पटवारी हैं, काम कर रहे हैं। कि आगे तो अयूब खान साहब ने भी हाथ घुटने टेक दिए थे कि नहीं कुछ हो। मैं बताऊँ, हम देहाती लोगों को ये कहा गया, हमारे बुजुर्ग में कह गए, अच्छी बात भी कह गए। वो कहते हैं कि अपने नहरी पटवारी से बना के रखो और जो गंदम उसके घर जा रही है ना वो तुमने भेजनी है, भला तुम किसी भी ओहदे पर फाइल हो जाओ। तो पटवारी की गंदम जानी चाहिए, हम तो ये समझते हैं ना। अब पटवारी का हाल ये है कि वो हमारे जैसे सैकड़ों लोगों को गंदम दे सकता है। नहीं, जिस पटवारी के सब्जादार में 40 से ज़्यादा घर ज़ेरे तामीर हों, क्या उसको मेरी उस गंदम की 1 बोरी या 2 बोरी की ज़रूरत है? नहीं भाई, ज़माना बदल गया है। अब आपके रकबे की कीमत कोई 250 रुपया मरला नहीं है, अब आपके ज़मीनों की कीमत लाखों रुपए मरले में है, करोड़ों रुपए में कनाल है। तो जो ताकत पटवारी को आपने दे रखी थी ना, उसके पास एक लट्ठा होता है, लट्ठा। सियासतदानों की पुश्तनाई से मिलती है ना ताकत ठीक सब जब शुरू से ही है। वो एक भाई लट्ठा होता है, लट्ठे में सारे मोजे का उसने इंतजाज किया होता है। वो चाहे आपको 2 फुट इधर दे दे, 2 फुट इधर दे दे, वो चाहे तो आपको सारी उम्र अदालतों के हवाले कर दे। तो क्या हुआ, 40 घर बनाए हैं, एक फार्म हाउस का मालिक है और चुनिया में कुछ 150 एकड़ ज़मीन है और बस अल्लाह खैर सला कुछ की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है इस रिपोर्ट के मुताबिक। और कुछ नहीं है, क्या करते हैं बेचारे? फ़र्ज़े जारी करते हैं। क्या करते हैं? लाख सवा लाख रुपये फ़र्ज का ले लेते हैं। जो फीस मुकर्रर की गई है वो तो बिल्कुल मायूस कुन है उनके लिए। तो ज़रा एक आदमी जिसके 40 घर हों, उससे अगर फ़र्ज लेनी है तो उसको फिर उसी की हैसियत के पैसे मिलने चाहिए ना। और टैक्स ब्रैकेट में है ये कि नहीं है? कौन कहता है जी? रियल एस्टेट में जो पैसा कमाया गया है और जो कमाया जा रहा है उस पर कभी बात भी न करना खातून। सारा पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है जो टैक्स से नहीं देते। अरबों रुपए की जो खरीदो फरोख्त होती है वो ज़बानी है, ये कैश में सारी। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर 5-10 हज़ार से ज़्यादा आप चीज़ खरीदते हैं, रसीद हो, खा वो पानी की बोतलें हैं, खा वो लिपस्टिक है, खा वो शर्ट्स हैं, खा वो जॉगर्स हैं, रसीद होनी चाहिए। और ये जो प्रॉपर्टी का खेल है ये तो अरबों रुपए का खेल है, इसमें कोई हिसाब किताब है ही नहीं। कौन सी टैक्स की बात करती है? चले, एफबीआर ने भेड़ों के छत्ते पे लगने हाथ डाल दिए। टैक्स चोर अफसरान को आखिरी वार्निंग दे दी है कि टैक्स वसूल जरूर किया जाएगा। वो चिराग तले अंधेरे वाली बात, जिस किसी ने नोटिस दिया उसको भी कुछ ख्याल करना चाहिए और जिनको नोटिस मिला है उनको भी एहसास करना चाहिए। कहते हैं जी 35 लाख लोग ऐसे हमारे पास हैं, लिस्ट बना के रखी है हमने, जिनसे टैक्स लेना है, ले नहीं रहे। क्या खौफ पैदा करते हैं उन 35 लाख अफराद के लिए? भाई तुम्हारा नाम लिस्ट में है, देख लो, चलो इस दफ़ा 10 लाख आदमियों से, बाकी 25 लाख को भी 5 साल और पेंडिंग रखो। क्या रवैया है यार। ओ भाई, जिनके घर हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, जो रात को 10-10, 20-20, 30 हज़ार के खाने खाते हैं जाके। भला भाई पिछले दिनों एक मैं देख रहा था
सेट आया है, ये क्रॉकरी का सेट, गोल्ड प्लेटेड एक जगह पे, पता नहीं 25 लाख रुपया उसकी कीमत है। 25 लाख रुपया। और एक शहर में एक दुकान पे बिक रहा है, और उस दुकान का जो टैक्स है वो भी कहते हैं बस सुनने वाला है, सुनने से ही मजा आएगा आपको। और दुकान के अंदर 25-25 लाख के बिक रहे हैं क्रॉकरी सेट, और लोग ले रहे हैं, ले रहे हैं तो पड़े। और गुर्बत है, लोग ले रहे हैं, टैक्स है नहीं है, स्कूलों में बेंच नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब है। भाई कौन गरीब है? रियासत गरीब है, लोग अमीर हैं। क्योंकि जो FBI जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसकी जिम्मेदारी थी टैक्स कलेक्ट करना, वो पिछले 65 साल में बुरी तरह नाकाम हुआ है। उसने लोगों को चोरी के रास्ते दिखाए हैं, बजाय पैसा आवाम के लिए हुकूमत के पास जाता, पैसा उन लोगों के पास घरों में जा रहा है जो इन ओहदों पर फाइज है। चले, NGOs के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि जी बहुत फंडिंग होती है, एजेंट है, लेकिन एक बड़े अच्छा इकदाम मेरी नज़र से गुजरा, 50,000 लोगों की आंखों का ऑपरेशन मुफ्त करेगी, जर्मन NGO ये है। अच्छी बात है ना। ये जो बिनाई का मसला है, जो मोतिया है, गलबन मोतिया का वो इलाज करेंगी, और 50,000 लोगों का अगर करेंगी ऑपरेशन तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम बात कर रहे थे रवैये की, ये वाक़या हुआ है कराची में, वो मेटल डिटेक्टर होता है, वो एक हाथ में ऐसा पकड़ा होता है, अगर पिंडी में तो मैंने देखा, कराची में तो नहीं देखा। वो हम जब जाते हैं ना लाउंज में, तो वो ऐसे से एक आदमी लेके आपकी गाड़ी के पीछे फिर जाता है, एक लंबी सी तार सी होती है। जिस आदमी ने वो मेटल डिटेक्टर बनाया था ना, उसको बरतानिया में 11 साल की कैद हो चुकी है, फ्रॉड करने की बिना पर कि उसने ये जो मेटल डिटेक्टर बनाया ये काम नहीं करता। और उसने पाकिस्तान को भी मिलियन ऑफ रुपए के ये मेटल डिटेक्टर भेजे थे। अब वो मेटल डिटेक्टर क्या काम करेंगे जो गोल्फ के बॉल को ढूंढने के लिए बनाए गए हों? तो मारिया, मैं आज आपके इस प्रोग्राम में फ़ायदा उठाता हूँ, और ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये मेटल डिटेक्टर लाए गए हैं जो गोल्फ के बॉल्स को ढूंढने वाले थे, ये क्यों कर इस्तेमाल किए जा रहे हैं हवाई अड्डों पर, और अगर नहीं किए जा रहे तो हुकूमत वजाहत करे, और हुकूमत ये भी वजाहत करे कि उन्होंने उस आदमी से ये सौदा नहीं किया जिसको 11 साल बरतानिया में सजा हो चुकी है। जी इफ्तिखार साहब, एक और बात जो हम बार बार अपने शो में करते हैं, पेंशनर्स के हुकूक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा ज़ेर समाअत है, 20 साल से लोगों को पेंशन। अब मुझे सुन, एक आदमी पेंशन ले रहा है, और पेंशन लेने के लिए उसको मुकदमा करना पड़ रहा है, वकील करना पड़ रहा है, और मुकदमा भी अदालतों से होता होता सुप्रीम कोर्ट जाता है। 20 साल तक उसको पेंशन लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये ऐसा कोई पेंशनर है जिसके पास इतने पैसे थे कि वो वकील कर सकता और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता? क्या खौफनाक रवैया यार। एक आदमी जो रिटायर हो गया है वो अपनी पेंशन के लिए लड़ता रहे। ये महकमा जंगलात का एक शख्स है, अमानुल्लाह खान उसका नाम है, 20 साल हो गया रिटायर हुआ है, पेंशन नहीं मिल रही। तो बड़ी सख्त एटीट्यूड था सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, जैसे हमने कहा हेलीकॉप्टर पर जाओ या जहाज पर जाओ, आज जाके इसकी पेंशन पूरी अदा करके आओ। लेकिन सवाल है कि शख्स को पेंशन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना पड़ रहा है, फिर इंसाफ नहीं मिलेगा तो रोना आता है। और जब फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे इफ्तिखार साहब देखा हम कहते थे ये जमहूरियत में इंसाफ वगैरह नहीं मिलता, हमारी तरफ आओ, हम जल्द इंसाफ देंगे। मैं भी सोचता हूँ कहीं ये ठीक तो नहीं कह रहे। कितनी बुरी बात है कि हमारे इस रवैये की बिना पे पूरे की पूरी जमहूरी अमल के खिलाफ लोग सोचते हैं। इफ्तिखार साहब, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपने देखने वालों को कहेंगे कि लिखना ना भूलिएगा MM@geo.tv पर। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।